दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं नीली अर्थव्यवस्था या ब्लू इकोनॉमी के बारे में। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। ये इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ब्लू इकोनॉमी है क्या, यह महत्वपूर्ण विश्व के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में कैसे है, सभी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको देखेंगे। तो दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। और कमेंट कर जरूर बताइए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं नीली अर्थव्यवस्था। नीली अर्थव्यवस्था आखिर चर्चा में क्यों बना हुआ है। नीली अर्थव्यवस्था को हम लोग मरीन अर्थव्यवस्था, तटीय अर्थव्यवस्था या महासागरीय अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो नीली अर्थव्यवस्था को मरीन अर्थव्यवस्था, तटीय अर्थव्यवस्था या महासागरीय अर्थव्यवस्था के नाम से भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये चर्चा में क्यों है। वर्तमान जो केंद्र सरकार के कार्यकाल 2 जो आया है, कार्यकाल 2 में जो पहला बजट भाषण हुआ था, जो निर्मला सीतारमन ने दी थी, उसमें इसका चर्चा किया गया था। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी के बारे में सबसे पहले बार चर्चा बजट में ही किया गया था, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखता है। इसमें सतत विकास के लक्ष्य को जो प्राप्ति का लक्ष्य भारत रखा है, ब्लू इकोनॉमी के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए भारत में भी इसकी महत्ता को जाना है और समझा गया है। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी का जिक्र देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने के संदर्भ पर दिया गया है। यानी देश की अर्थव्यवस्था तभी बढ़ सकती है जब ब्लू इकोनॉमी का दोहन हो सके, क्योंकि ब्लू इकोनॉमी के माध्यम से सतत विकास के लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकता है और जो अभी खत्म होने लायक संसाधन है उसका भी कम दोहन हो सकता है। ठीक है, कुल व्यापार का 90% समुद्री मार्ग से ही होता है। इसे हम समझ सकते हैं 90% जो कुल व्यापार का होता है समुद्री मार्ग से ही होता है। बिमस्टेक जो 7 से 8 नवंबर 2019 तक जिसका बैठक विशाखापट्टनम में हुआ था, उसमें भी नीली अर्थव्यवस्था पे ही विशेष जोर दिया गया था। तो नीली अर्थव्यवस्था पे विशेष जोर आपका जो वर्तमान भारत सरकार के कार्यकाल 2 में और बिमस्टेक के बैठक में नीली अर्थव्यवस्था पे ही जोर दिया गया। तो इसे समझ सकते हैं कि विश्व का जो भी व्यापार हो समुद्री मार्ग से लगभग 90% होता है। 90% होने का मतलब है विश्व का जितना भी इकोनॉमी है समुद्री मार्ग से ही परिवहन या जो भी दोहन यहीं से किया जाता है। ठीक है, इसके लिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है और चर्चा में 2 कारण से आया, बिमस्टेक के बैठक में और दूसरे मोदी के कार्यकाल 2 जो है उसमें पहला बजट भाषण में इसका जिक्र किया गया। तो अब है क्या ये, हम लोग समझते हैं नीली अर्थव्यवस्था है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले तो ब्लू इकोनॉमी या नीली अर्थव्यवस्था समुद्र से जुड़े संसाधनों के सस्टेनेबल इस्तेमाल यानी सतत जो इस्तेमाल है, सस्टेनेबल यानी वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करते हुए जो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बचा करके रखते हैं, उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग या सतत विकास हम लोग कहते हैं। तो सस्टेनेबल इस्तेमाल से जुड़ी है। इसका अर्थ है कि समुद्र के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाए बिना महासागरीय संसाधनों का सतत उपयोग हो। ठीक है, जो भी है इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाए बिना सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने को ही हम नीली अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी जो भी समुद्री परितंत्र है उसको नुकसान कम से कम पहुंचा करके और उसका दोहन किया जा सकता है और किया जाना चाहिए भी। ठीक है, तो इसे हम नीली अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह महत्वपूर्ण आखिर है क्यों। भूमि पर उपलब्ध संसाधनों का अति दोहन होने से वे तेजी से कम होते जा रहे हैं। जो भी भूमि पर उपलब्ध संसाधन है उनका अति दोहन होने से वह तेजी से कम होते जा रहे हैं और वही तेजी से कम
होने के कारण पूरे विश्व को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि अगर जो भी संसाधन भूमि पर हो अगर खत्म हो जाए तो पूरे के पूरे विश्व महामारी के चपेट में आ जाएगा। तो नीली अर्थव्यवस्था जो है, नीली अर्थव्यवस्था के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाए बिना सतत विकास के लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकता है और इसका दोहन अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि पूरे विश्व का 3/4 भाग जो है जल से ही घिरा हुआ है, या हम कह सकते हैं कि 3/4 भाग जल ही है पूरे विश्व का। तो 3/4 भाग जो जल है उसका दोहन कर करके हम सतत विकास के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसकी हम लोग पृष्ठभूमि थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर पृष्ठभूमि है क्या, नीली अर्थव्यवस्था आखिर उभर करके आया है कहां। इसकी जो अवधारणा है नीली अर्थव्यवस्था के, 2010 में गुंटर पॉली एक थे, गुंटर पॉली की बुक से, गुंटर पॉली की बुक जो थी द ब्लू इकोनॉमी 10 ईयर 100 इनोवेशन और 100 मिलियन जॉब्स से ये प्रभावित है। गुंटर पॉली की जो बुक थी द ब्लू इकोनॉमी 10 ईयर्स 100 इनोवेशन और 100 मिलियन जॉब, इसी से प्रभावित ये ब्लू इकोनॉमी है। ठीक है, रियो जो सम्मेलन था, Rio+20 सम्मेलन में भी जो 2012 में हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ के कई देशों ने सागरों एवं समुद्रों को जैव विविधता के बनाए रखने एवं उनका संरक्षण करने एवं सतत उपयोग पर जोर दिया था। यानी Rio+20 सम्मेलन में भी इस पे जोर दिया गया है। ठीक है, इसी के पश्चात जो था ब्लू इकोनॉमी को वैश्विक स्तर पर उठाया गया। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी को मेन उद्देश्य है ब्लू इकोनॉमी का वैकल्पिक विकास रणनीति के युक्त होना, यानी जो भी वैकल्पिक विकास की जो रणनीति है उससे ये युक्त होना, क्योंकि वैकल्पिक विकास तभी विकास हो सकता है जब जो भी संसाधन है, क्योंकि भूमि पर जो भी संसाधन है कभी ना कभी तो खत्म होंगे ही, तो वो संसाधन को कम से कम उपयोग कर करके ये नीली अर्थव्यवस्था यानी समुद्री जो इकोनॉमी है उसका दोहन कर करके सस्टेनेबल जो विकास हुआ उसको प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, केवल 3/4 भाग जहां जल से घिरा हुआ है, तो 3/4 भाग जल से घिरे रहने के कारण समुद्री तंत्र को दोहन हम लोग कर सकते हैं, इकोसिस्टम को बनाए रख करके ही। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आखिर यह महत्वपूर्ण है क्यों। विश्व के संदर्भ में या भारत के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि आखिर यह महत्वपूर्ण है क्यों। जो ब्लू इकोनॉमी है, विविध सामुद्रिक जो गतिविधियां को शामिल इसमें किया जा सकता है, जैसे सजीव और निर्जीव समुद्री संसाधनों की खोज, जैसे गहन सागर मत्स्यन, जो जल कृषि का विकास, इसमें अपतटीय जीवाश्म ईंधन आदि, नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन, पवन एवं नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन, इसमें पवन और ज्वारीय दोनों आ गया। सामाजिक आवश्यकताएं जैसे जलवायु परिवर्तन जो समन हो गया, आपदा प्रबंधन तथा तटीय एवं द्वीपीय निवासियों के लिए बिलौलीकरण प्राप्त किया जा सकता है इससे। ठीक है, तो ये हम लोग देखिए कि आखिर महत्वपूर्ण अब देखते हैं कि है क्यों। तो आप देखते हैं विश्व के संदर्भ में आखिर महत्वपूर्ण है क्यों। सबसे पहले तो ईवेरो को अनुसार विश्व के महासागरों में विभिन्न गतिविधियों का आर्थिक मूल्य जो है 3 से 6 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। जो महासागरों में विभिन्न गतिविधियों का जो आर्थिक मूल्य 3 से 6 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है, जो बहुत होता है। विश्व का जो 90% वैश्विक व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता है। 30% से अधिक वैश्विक तेल एवं गैस
अपतट से ही निकाले जाते हैं, जो तटीय क्षेत्र है उसी से निकाले जाते हैं। 30% से अधिक वैश्विक तेल एवं गैस। वही महासागर वैश्विक जीडीपी में 5% का योगदान देता है। तो इससे समझ सकते हैं हम लोग कितना इंपॉर्टेंट है। वैश्विक जो जीडीपी में है वो 5% का योगदान देता है। वही 350 मिलियन लोगों को महासागरों से जीविका प्राप्त होता है। ठीक है, महासागर विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र भी है। पृथ्वी की 3/4 भाग में फैला हुआ है महासागर, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए हुए रखता है और ये नीली अर्थव्यवस्था के रूप में हम उपयोग भी कर सकते हैं। मत्स्य एवं मत्स्य पालन विश्व की आबादी की 15% लोगों के प्रोटीन आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो 15% लोगों की प्रोटीन आवश्यकता को पूरी करता है मत्स्य। ठीक है, तो ये विश्व के संदर्भ में क्यों महत्वपूर्ण है वो देख ली। अब भारत के संदर्भ में हम लोग देखते हैं। भारत के संदर्भ में हिंद महासागर जहां भारत को 3 ओर से महासागरों से घेरे हुए है, तो इसलिए भारत के संदर्भ में और ब्लू इकोनॉमी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। या तो हम देख ली संसाधनों को उपयोग करके देख सकते हैं, या तो अन्य क्षेत्रों में भी भारत के संदर्भ में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, 3 तरफ से हिंद महासागर यानी मत्स्य, समुद्री खाद्य संसाधन, जीवाश्म एवं नवीकरणीय ऊर्जा तथा खनिजों की पर्याप्तता भारत के पास माना जाता है। ठीक है, हिंद महासागर सजीव एवं निर्जीव दोनों प्रकार के संसाधनों से परिपूर्ण है। ठीक है, 2032 तक भारत को $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और जो सतत विकास के लक्ष्य को है, लक्ष्य इसी से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और 2032 तक $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भारत को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वही सागरीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा, सागरीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत 2030 तक कार्बन उत्सर्जन 33 से 35% तक कम करने की बात की है, और 33 से 35% तक तभी कम हो सकता है जब हम महासागर के दोहन कर सके। महासागर के ज्वारीय या थर्मल एवं अपतटीय ऊर्जा के लिए भी यह महत्वपूर्ण है, तभी ये कार्बन उत्सर्जन कम हो सकता है 33 से 35% तक। वही व्यापार के लिए भी जो मैरीन है या समुद्री क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समुद्री व्यापार में भारत 16वां बड़ा देश है। तो समझ सकते हैं समुद्री व्यापार में भारत 16वां बड़ा देश है। विश्व का व्यापार का 90% जो होता है मैरीन से या समुद्र से ही होता है। मात्रा के संदर्भ में अगर भारत में देखें तो 95% एवं मूल्य के रूप में 70% यहीं से व्यापार होता है। तो इस संदर्भ में हम देख सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत ने व्यापार के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक भी है। व्यापार के लिए भारत ने भारत माल जो सागर माला परियोजना 2015 में चलाया गया था वर्तमान सरकार द्वारा। सागर माला परियोजना बंदरगाहों के अन्य क्षेत्रों से जोड़ने का काम करेगा। ये सिर्फ बंदरगाहों को अन्य क्षेत्रों से जोड़ कर जो समुद्री जो क्षेत्र है उसको विकास किया जा सकता है, और अन्य क्षेत्रों को जोड़ करके जो व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाया जा सकता है। इससे डीप सी मिशन भी अगस्त 2018 में इसकी रूपरेखा प्रस्तुत किया गया था। वही सागर विजन रखा गया है वर्तमान सरकार द्वारा। तो इससे व्यापार में काफी बढ़ावा मिलेगा। मत्स्य के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा भारत को इससे फायदा मिलने वाला, क्योंकि मत्स्य के क्षेत्र में जहां हिंद महासागर से 3 ओर से घिरे हुए भारत, तो वही देख रहे होंगे कि मत्स्य क्षेत्र में मछुआरों तटीय क्षेत्र में ही जाकर के दोहन करते हैं।
यहाँ तक कि वर्तमान जो सरकार है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी 20 मई 2020 को चलाया है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भी इसको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। भारत के लगभग 1.5 मिलियन लोग मत्स्य क्षेत्र से सीधे तौर पर रोजगार से प्रभावित हैं। इससे 1.5 मिलियन लोग सीधे तौर पर मत्स्य से रोजगार प्राप्ति करते हैं। कृषि क्षेत्र में भी मछली उत्पादन का 6% योगदान है। तो कह सकते हैं कि मत्स्य क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान है। कृषि क्षेत्र में मत्स्य का योगदान 6% है। वहीं देखते हैं पर्यटन के क्षेत्र में, एक पर्यटन को भी बहुत बड़ा विकास के तौर पर देखा जा सकता है और विकास किया जा सकता है। विश्व में 9% रोजगार सिर्फ और सिर्फ पर्यटन से होता है। समझ सकते हैं, विश्व में 9% जो पर्यटन है सिर्फ और सिर्फ उससे रोजगार देता है। विश्व की जीडीपी में भी बहुत बड़ा योगदान देता है। वही भारत में भी मैरीन जो क्षेत्र है उससे बहुत ज्यादा पर्यटन को विकास किया जा सकता है। जैसे गोवा के तट हो गया, या मुंबई के तट हो गया, या चेन्नई का तट हो गया, वहां पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है और उसके तहत रोजगार भी बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है। जलवायु परिवर्तन में भी ये बहुत ज्यादा रोल निभा सकता है, क्योंकि जो समुद्री परितंत्र है वो कार्बन को अवशोषित करता है। कार्बन अवशोषित करके जो जलवायु में विविधता है उसको कम कर सकता है। ठीक है। जलीय कृषि को भी इसमें बढ़ावा मिल सकता है। ठीक है। वही मैरीन जैव प्रौद्योगिकी एवं जैव संभावना भी इसमें बहुत ज्यादा है। ठीक है। जलवायु परिवर्तन भी इसमें रोक सकता है। जलवायु परिवर्तन, जैसे जलवायु परिवर्तन में मैंग्रोव शैवालों द्वारा उसको अवशोषित किया जा सकता है। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य पालक देश है, वहीं चौथा मत्स्य निर्यातक देश भी है। तो इसे समझ सकते हैं, मत्स्य का भी काफी इसमें बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग देख लिए नीली अर्थव्यवस्था के बारे में। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।